Hello students, welcome to your own channel. Today we are studying chapter 1 Chemical Reactions and Equation of Science class 10. Okay, as we are studying chemical reactions and equations, so हमें पता होना चाहिए कि chemical reaction और equation होती क्या है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि chemical reaction होती क्या है. It is a process in which two or more reactants usually reacts with each other and product is formed. क्या मतलब हुआ इसका कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाती हैं. जैसे हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर. क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन लिया हमने और उसे हमने जलाया. जलाने पे क्या हुआ, वो एक तेज़ चमकती हुई वाइट फ्लेम के साथ में जला और उसने रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट क्या दिया, वाइट कलर का पाउडर हमें दिया. ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए हैं इनसे हमें प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा है, वाइट कलर का है. ओके, उसके बाद अब कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है इसको सिंपली पता लगाने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं. तो सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट से पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. पहला पॉइंट हमारे पास है चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मतलब वो पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है. ठीक है, अगर कोई चीज़ पहले सॉलिड थी और अब वो लिक्विड हो चुकी है तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई हो, या फिर कोई लिक्विड था गैस बन गया हो, या फिर ऐसे ही आगे भी, चाहे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कुछ भी हुआ हो. अगर स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. उसके बाद आता है चेंज इन कलर. अगर हमारे पास रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसने रिएक्ट किया है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है. उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन हुई और लास्ट में उसमें से बबल्स निकल रहे हैं. बबल्स निकलने का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई गैस उसमें से निकल रही है. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर. कई बार क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो पहले या तो हो सकता है जो हमारा रिएक्टेंट था उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, पर रिएक्शन होने के बाद में उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा गर्म बनता है. या फिर टेम्परेचर कम हो जाए तो मतलब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा ठंडा बनता है पहले के बजाय. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ये कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है. केमिकल इक्वेशन को डिनोट करने के हमारे पास दो तरीके आ जाते हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन. ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है. केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, ये सब दिखाने का जो तरीका है उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज सिंपली अ स्टेटमेंट बाय विच we get maximum knowledge about what is happening when two or more substances react with each other and under what condition it is occurring. किस कंडीशन में कोई चीज़ हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर रही है और जब वो रिएक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है. ठीक है, ये सब हमें पता चलता है किससे, एक केमिकल इक्वेशन से. अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होती है. इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इन अ सेंटेंस फॉर्म्ड ड्यू टू विच दिस बिकम्स अ लॉन्ग मैथड टू शो एनी रिएक्शन. वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये एक वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ सेंटेंस होता है जो हमें क्या बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर रही है और क्या हमें प्रोडक्ट दे रही है. वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन दोनों का मोटिव तो एक ही होता है, पर वर्ड जो इक्वेशन है वो क्योंकि वर्ड्स में डिनोट होती है, सेंटेंस फॉर्मेट में होती है, इस वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाता है. जैसे कि हम एक इक्वेशन देखते हैं, अभी जो मैग्नीशियम वाली देखी थी उसी को. When magnesium burn in the presence of oxygen, it gets converted into magnesium oxide, which is a white colored powder. अगर हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन में डिनोट करेंगे तो हमें इतना बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पर इसी को अगर हम सिंबॉलिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इतने से
फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके नेम्स या फिर उनके केमिकल फॉर्मूले यूज़ करके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी जो हमने इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी है उसको अगर हम शॉर्ट में सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, और इन्हें रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट क्या दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसे कलर का होता है, हमने अभी पढ़ा था, ये होता है वाइट पाउडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाइट पाउडर। अब इस मैग्नीशियम वाली जो हमने वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक इक्वेशन बनाई है, इस सिंबॉलिक इक्वेशन को भी हम इससे भी छोटे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इनके केमिकल नेम्स की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, इसके सिंबल्स। तो हम लोग जब इसके सिंबल्स यूज़ करेंगे तो Mg + O2 गिव्स MgO। इतने से में ये पूरी इक्वेशन हो गई कवर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इक्वेशन थी ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ख़त्म कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है किसी एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए उस एलिमेंट के। जैसे देखो यहाँ पे Mg हमारे पास एक है तो इधर भी Mg हमारे पास एक ही है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास दो है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ एक है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को ना देख के हम लोग देखते हैं मास के बेसिस पे, तो मास के बेसिस पे हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट साइड में टोटल मास जितना है उतना ही टोटल मास किस साइड में होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन रीड करके बता देती हूँ। These are the reactions in which the number of atoms of elements are equal on both reactant and product side. In other words, we can describe it in terms of mass. हम लोग mass के terms में भी इसको describe कर सकते हैं। As we have studied earlier, law of conservation of mass. This states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ना तो कभी क्रिएट होगा ना तो कभी डिस्ट्रॉय होगा। तो इस बेसिस पे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का जो मास है, एलिमेंट्स का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहती है, ये होती है बैलेंस्ड की बिल्कुल अपोजिट। अगर इसमें दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए तो इसमें दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू डिसाइड वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। अब हमें ये देखना है कि कोई इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो, सबसे इजी तरीका क्या होता है, हम एक टेबल बना लें। इस टेबल में हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर की टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, फिर एलिमेंट्स के नाम कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कौन सा एलिमेंट कितना है और प्रोडक्ट साइड में कौन सा एलिमेंट कितना है, ये लिखना है हमें। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सी मैंने इक्वेशन लिख ली है ऐसे ही, कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने सिंपल से 3 वेरिएबल ले लिए जैसे हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो ये 3 वेरिएबल हो गए x, y और z। x, y और z को यूज़ करके मैंने एक इक्वेशन लिख ली है, xy + yz गिव्स xz + y2। अब देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ये है और प्रोडक्ट साइड ये है। अगर रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखते हैं x, तो x कितनी बार है रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ एक बार, तो वो हमने एक बार यहाँ लिख दिया। अब इसी x को अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो कितनी बार है, सिर्फ एक बार, तो हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद आता है y,
y अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो कितने बार है, 2 बार, हमने 2 लिख दिया। और y अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो कितने बार है, 2 बार, हमने 2 लिख दिया। नंबर आता है z का, z हमने देखा रिएक्टेंट साइड में कितने बार है, 1 बार, तो हमने लिख दिया 1। उसके बाद z हमने देखा प्रोडक्ट साइड में कितने बार है, 1 बार, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, ये आई टेबल कैसे बनानी है समझ। ठीक है, इसके बाद अब देखो x रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, दोनों बराबर हैं। y रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, दोनों बराबर हैं। z रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, दोनों बराबर हैं। जब ऐसा केस होता है कि एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड और एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में, तो क्या होगा, हम लोग इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके लिए भी हम सेम ही टेबल बनाएंगे। टेबल देखते हैं। ओके, इस टेबल में देखो Zn हमने लिख लिया, H हमने लिख लिया, S हमने लिख लिया, O हमने लिख लिया। एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड हमने लिख लिए 1 2 1 4। एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड हमने लिख लिए 1 2 1 और 4। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, Zn प्लस H2SO4। चलो ये इक्वेशन मैं लिख ही देती हूँ एक बार। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यही इक्वेशन है हमारी। अब देखो हमारे पास इक्वेशन भी सामने है, हम लोग कंपेयर करते हैं। Zn रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1, तो हमने लिख दिया 1। Zn प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, तो हमने लिख दिया 1। ये 1 Zn दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 2, दोनों 2 2 है, हमने लिख दिए 2। उसके बाद देखो सल्फर रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, लिख दिया 1 1। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 4 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हैं, लिख दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये सब इक्वल हैं, तो देखो Zn11 इक्वल, H22 इक्वल, S11 इक्वल, O44 इक्वल, तो ये सब इक्वल है। इसका मतलब भी क्या हुआ, पिछले इक्वेशन की तरह ये वाली इक्वेशन भी कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। एटम ऑन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल्स टू एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद हम एक और रिएक्शन लेते हैं जो हमने अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली पढ़ी थी, उसी को ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके लिए हम वापस से टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है 2 1 2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम्स हम लोग लिख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो ये जो दोनों चीज़ें ये मैच नहीं कर रही है। 1 1 सेम है पर 2 और 1 सेम नहीं है, तो क्या होगा कि एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल्स टू एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, और ऐसा केस आने पे हमारी इक्वेशन कैसी हो जाती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यही देखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, ये जो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन है ना, ये बहुत यूज़फुल है, आपको कई जगह पे करना पड़ेगा, तो इसको आराम से ध्यान से सुनना और करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सबको हमें क्या मान लेना है, एक पैकेट मान लेना है। जैसे हमारा एक चिप्स का पैकेट है और वो हमेशा पैक्ड ही रहना है, हमें ये पैकेट खोलना नहीं है। जब तक हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती हमें पैकेट कभी भी नहीं खोलना है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी और उसमें सब चीज़ों को एक पैकेट मान लिया। जैसे मेरा Fe का एक पैकेट हो गया, H2O का एक पैकेट हो गया, Fe3O4 का एक पैकेट हो गया और H2 का एक पैकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से हमें क्या करना है, टैबुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमने पहले यहाँ पे की थी, सारे एटम्स कितने कितने हैं वो लिखा था, सेम चीज़ हमें इस जगह पे करनी है।
यहाँ भी हमें क्या करना है, एटम्स को टेबुलेट करना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो अभी जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, यही थी Fe प्लस H2O प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इसमें Fe था, H था और O था। रिएक्टेंट साइड में हमारे पास Fe कितना है, 1 है, हमने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कितना है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया। और इस साइड में भी कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। और प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया टेबुलेशन। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ 1 यहाँ 3 इक्वल नहीं है, 2 2 इक्वल है, 1 4 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन बनी है इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा, Fe को 3 करना पड़ेगा और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी इक्वेशन पे जाते हैं, टेबल बना ली, उसके बाद जाएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन पे जाके क्या देखेंगे कि ऐसा कंपाउंड हमें सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हों। दिस पैक हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये वाला जो हमारा पैकेट है इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। 3 तो Fe के हो गए और 4 ऑक्सीजन के हो गए। तो ये पैकेट हमने चूज़ कर लिया। अब इस पैकेट में से भी हमें एक चीज़ यूज़ करनी होती है, एक एलिमेंट यूज़ करना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब Fe तो 3 है और O 4 है, तो कौन सा यूज़ कर लें हम लोग, O वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि O में 4 एटम्स है। ठीक है, अब हमने Fe3O4 कंपाउंड और O एटम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, O के कितने हैं यहाँ पे 4, जबकि यहाँ कितना है सिर्फ 1, तो अब इसको 4 करना पड़ेगा। अब देखो, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान में रखने वाली बात यह है, मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो पैकेट है ये नहीं खुलने चाहिए। मतलब हम इस फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, H2O हमेशा H2O ही रहेगा। यहाँ पे O को 4 करने के लिए हम H2 और O 4 नहीं कर सकते, O के नीचे 4 हम लोग नहीं लगा सकते। हम लोगों को क्या करना होता है, अब हमें O को 4 बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे पैकेट के आगे 4 लगा सकते हैं, ताकि क्या होगा, ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होके तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8, और 4O यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो 4O हो गए। तो यहाँ भी 4O, यहाँ भी 4O, हो गया बैलेंस्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, अब जब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुका है तो सेकंड कौन सा एलिमेंट है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, Fe, क्योंकि Fe में यहाँ तो 1 ही है, Fe में यहाँ कितने हैं, 3, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड में अगर Fe 3 है तो रिएक्टेंट साइड में भी Fe कितने होने चाहिए, 3, तो हमने Fe के पैकेट के आगे क्या लिख दिया, 3। ठीक है, अब हमारा क्या क्या हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुके हैं दोनों साइड, Fe बैलेंस्ड हो चुके हैं दोनों साइड, बचा कौन सा, H, क्या बचा, सिर्फ H। अब देखो 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। तो अगर यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोगों को इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पैकेट के आगे 4 लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे हमें 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। इसके आगे हम जब 4 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। H2 के आगे 4 लगाते ही हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, Fe3 और Fe3। ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो क्या होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में भी और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो गई, उसके बाद में हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। वो चीज़ क्या होती है, कुछ डिनोशंस या नोटेशंस। वो नोटेशंस हो सकते हैं S फॉर सॉलिड, G फॉर गैशियस, L फॉर लिक्विड एंड AQ फॉर एक्वस। एक्वस मतलब कोई भी चीज़ पानी के साथ मिलाई हुई। तो इसी इक्वेशन में हमने स्टेट्स मेंशन कर दी कि Fe हमने किस फॉर्म का लिया है, सॉलिड, वाटर हमने किस फॉर्म में लिया है, वेपर फॉर्म में, Fe3O4 जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और जो 4H2 है ये हमारा हाइड्रोजन गैस है,
ये किस फॉर्म में निकली है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है तो ये हमेशा निकल जाएगी, हमारा जो भी एपरेटस होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, उससे बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या होता है, ये नोटेशंस तो हमने लगा दी। अब कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनको कंप्लीट कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ स्पेशल टेम्परेचर सेटअप करना पड़ता है। जैसे ये 2 इक्वेशंस मैंने ली हैं, इनमें हमें स्पेसिफिक कंडीशंस देनी पड़ी है। तो ये जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है ना, इनको हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर। अब देखो ये एरो क्या होता है, एरो में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। जिस साइड में टेल होता है वो वाले प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स, आपको पता ही है, और जिस साइड में हेड होता है वो वाले क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एरो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड होता है, और इस एरो के ऊपर हम लोग वो स्पेसिफिक कंडीशन लिख देते हैं जो हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए देनी पड़ी है। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है कितने टेम्परेचर पे, वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं था तो हमने नहीं किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें मेंशन करना ज़रूरी है, इसके लिए प्रेशर देना ज़रूरी है। तो वो प्रेशर हमें कितना देना है, 340 ATM, कि इस इक्वेशन में जब हम 340 ATM का प्रेशर देंगे तो ये इक्वेशन होगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिथेनॉल, CH3OH। ठीक है, ये किस फॉर्म में हमें मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ओके, एक और इक्वेशन इसी को बेटर समझने के लिए, ये हमारी इक्वेशन है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन हम लोग बोलते हैं ना, ये वही इक्वेशन है। 6CO2 एक्वस किस फॉर्म में है, एक्वस मतलब वाटर के साथ मिक्स्ड है, प्लस 12H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चाहिए इनको रिएक्ट करने के लिए, एक तो धूप होनी चाहिए, सनलाइट, और दूसरा किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल की। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, C6H12O6 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये C6H12O6 क्या कहलाता है, ग्लूकोज, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, 6O2 और 6H2O। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू। इसको आप लोग पूरा रिवाइज करना एक बार, कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट करके बताओ।